आपकी स्टूडियो में मैं कह के जा रहा हूं कि 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा पुरानी पेंशन। इसको कोई रोक नहीं सकता। तो 10 करोड़ वोट सीधा माइनस होगा, लेकिन खेल पलट सकता है पूरी तरह से। और लामबंदी मेरी है और मेरी बहुत बड़ी प्लानिंग भी है। निश्चित रूप से कांग्रेस अपने शासित राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिमाचल हो, इन राज्यों में उन्होंने पेंशन बहाल की है। और पुरानी पेंशन बहाल करिए, हमारी बुढ़ापे की लाठी दीजिए। हम तो कहते हैं आप लेते हैं, आप भी रिटायर होने के बाद पेंशन लेंगे, तो हमें आप क्यों वंचित करते हैं। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जन सैलाब, ये कल रामलीला मैदान में इतनी भारी भीड़ जो है वो उमड़ी थी। क्यों? क्योंकि ये मांग कर रहे थे तमाम लोग ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम की। इनकी मांग है कि एनपीएस को हटा दिया जाए और ओपीएस वापस से देश भर में लागू कर दिया जाए। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं विजय कुमार बंधु जी, एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। जो हम कहें कि स्पेयरहेड किया पूरे आंदोलन को, इतने सारे लोग यहाँ पर आए, किसी को तकाजा नहीं था, अंदाजा भी नहीं था कि इतनी भीड़ जो है वो पेंशन के लिए मौजूद रहेगी। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका, धन्यवाद न्यूज तक पर आने के लिए। हम चाहते हैं कि आम जनता जो है इस मुद्दे को समझ पाए, क्योंकि कल मैं जानती हूँ कि कल जब भारी भीड़ उमड़ी, अब आसपास के लोगों ने पूछा कि इतने लोग पेंशन के लिए आए हैं और तकाजा नहीं था, जैसे मैंने कहा आइडिया नहीं था लोगों को। क्या मांग है? ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों आनी चाहिए? एनपीएस से क्या नाराजगी है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके चैनल को धन्यवाद। और ये बात बिल्कुल सही कहा कि तकाजा नहीं था, क्योंकि हमारे पास होल्डिंग, बैनर और दुनिया भर के जो संसाधन होते हैं प्रचार प्रसार, वो नहीं है। और लोग स्वतः आए क्योंकि उनका मुद्दा है पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन, नई पेंशन की अगर हम बात करें तो नई पेंशन व्यवस्था जो एनपीएस के नाम पर जानी जाती है, वो वास्तव में पेंशन है ही नहीं, वो स्कीम है। स्कीम की कोई श्योरिटी नहीं होती है। और पुरानी पेंशन जो थी वो सिक्योर थी और लोगों को पता रहता था कि हमें रिटायर होने के बाद कितना मिलेगा। यहाँ तो हमारा 10% पैसा, 14% सरकार का पैसा हम उद्योगपतियों को देंगे, फिर वो उद्योगपति शेयर मार्केट लगाएंगे, फिर उसका क्या लाभ हानि होगा मुझे पता भी नहीं होगा। और लास्ट में जब रिटायर होंगे तो हमें वापस करेंगे। कितना वापस करेंगे, कौन वापस करेगा, ये कुछ नहीं पता। और एनपीएस में जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम सरकार का काम करते हैं और बाद में हम किसी और दूसरे के यहाँ जा कर के हम मांगे कि भाई हमने गवर्नमेंट सर्विस किया है और आप हमें सामाजिक सुरक्षा दीजिए, तो वो क्यों देगा? तो इसमें श्योरिटी नहीं है। और अब तो परिणाम आने लगे हैं। अब तो एनपीएस का, पहले तो लोग कहते इतना मिलेगा इतना मिलेगा, अब तो परिणाम आ रहे हैं 1200, 1800, 2200, 3200 रुपये। तो इसमें क्या होता है, आज तो बिजली का बिल भी नहीं भर पाएगा, गैस सिलेंडर भी नहीं भरा पाएगा। तो ये एनपीएस जो व्यवस्था है वो पुरानी पेंशन व्यवस्था नहीं, वो पेंशन व्यवस्था ही नहीं। पुरानी पेंशन की बात अगर हम करें तो ये कोई आज से नहीं दी जा रही। ये आज़ादी के पहले से अगर हम बात करें थोड़ा सा इतिहास को, मुगलों के ज़माने में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, और जब हम देश आज़ाद हुआ, लोगों पर राशन नहीं था खाने को, तब भी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन जैसी दी जाए। आज तो हम आर्थिक महाशक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर क्यों आप नहीं दे पा रहे हैं? तो 1 जनवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, उन्होंने पुरानी बंद करके नहीं ला दिया। अब उस समय बहुत सारे सवाल करते हैं कि उस समय क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम उस समय संख्या में थे नहीं और लोगों को पता भी नहीं था। अब उसके जब परिणाम आने शुरू हुए तो लोगों को लगा मैंने 30 साल सेवा दी, उसके बाद ये 1200 रुपये के मिलेगा, तो लोगों में गुस्सा हुआ। फिर हमने एक आंदोलन उत्तर प्रदेश में 2013 में अटेवा ऑल टीचर एम्प्लॉयज बिल से शुरू किया और धीरे धीरे आंदोलन बढ़ा। फिर 17 में मैंने नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, मैंने एक फेडरेशन बनाया और ये पिछले लगातार अगर कहें तो लगभग हमें 10 साल के आसपास होने जा रहा है इस आंदोलन चलाते हुए। आपका ये जो सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि लोगों को अचंभित करना था, क्योंकि राजनीतिक दलों को होता तो पहले से पता होता, हमारा प्रचार नहीं था। हाँ, लेकिन हमने गांव-गांव देश के कोने कोने पर हमारी टीम है, हमारा संगठन है, 22 स्टेटों में हमारा संगठन है और ब्लॉक लेवल तक जो अंतिम इकाई होती है वहाँ लेवल तक हमारा संगठन है। हमने 4 मार्च को ही घोषणा कर दी थी कि हम 1 अक्टूबर को दिल्ली आएंगे, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे, मांग करेंगे कि आपने बहुत बड़े बड़े फैसले किए, एक फैसले नौजवानों के पक्ष में करिए। और उसी एनएमओपीएस के काल पर आपने देखा जो जुहूम आया। और मैं आपको बता दूं थोड़ी जानकारी के लिए, ट्रेड यूनियन जिसको शिक्षक कर्मचारी की राजनीति का कहा जाता है, ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत ही नहीं
पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। क्यों? रामलीला में जो दिखा वो तो सबने दिखाया, लेकिन रामलीला में जितना तो 1% था, 3% बाहर थे। मैं यही चाह रही थी, मेरा अगला सवाल भी यही था कि इस तस्वीर को जो हम स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं इसे आप एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि इस तरह का आंदोलन कभी नहीं देखा, उन्हें याद नहीं कि इस तरह से जो भीड़ लगी, कहां से भीड़ अचानक आई, कहां से लोग आए, और पेंशन का दर्द इतना ज्यादा है कि लोग सड़कों पे इस तरह आ गए। हाँ, बिल्कुल है। 1 करोड़ के आसपास हम लोग एनपीएस जो पीड़ित हैं, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं कि ओपीएस मिले, 1 करोड़ के आसपास लोग हैं। और देश का, मुझे खुशी है, देश के प्रत्येक राज्य से, कम या ज़्यादा, हर राज्य से आए हम लोग। क्योंकि मैं टीचर भी हूँ, पढ़ाता हूँ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। हमने किताबों में पढ़ाया, देखा नहीं था, कल वो भारत दिखाई पड़ा। सिक्किम हो, असम हो, तमिलनाडु हो, हैदराबाद, तेलंगाना हो, पंजाब हो, कश्मीर हो, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आमद थी, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या वहाँ पर है। अच्छा, ऐसा भी था कि जिन राज्यों में ये लागू है, यानी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसकी मांग कर रहे थे लोग, वो उस राज्य से भी लोग आपका समर्थन करने आए? बिल्कुल, क्योंकि हम एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हमारे संगठन के हैं, आज भी हमारे संगठन के साथ है। उन लोगों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मेरी लागू हो गई, ठीक है, लेकिन जब आपने मेरे संघर्ष किया है तो पूरे देश के लिए लोगों को लागू हो, तो हम आज भी साथ में, और उन राज्यों से भी भरपूर मात्रा में लोग आए कि हम साथ में खड़े हैं जी। और आप ऐसा बता रहे थे कि आपने कहा कि ये सिर्फ 1% था, यानी और कितने लोग हैं जो आना चाह रहे होंगे, आ नहीं पाए? अब मैं आपको बताऊं कि 1% रामलीला का जो चित्र दिखाया जा रहा है पूरी मीडिया में, वो 1% है, 3% तो बाहर थे। बाकी और संख्या क्या हुआ कि सरकार ने, जब हमने 1 अक्टूबर घोषित किया, तो उन्होंने स्वच्छता अभियान लगा दिया और अनिवार्य रूप से विद्यालय खोल दिया। मतलब वो रामलीला के मैदान देने में मैंने 1 हफ्ते में जो जिल्लतें झेली हैं, मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता कि मैं एक अच्छे स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश में हूँ। अरे बात करें, प्रधानमंत्री जी लागू न करें, सरकार लागू न करें, लेकिन बात तो हमारी कहने दीजिए। और कल भी वहाँ पर 3 बार मेरी लाइट काटी गई माइक की, कि आप जल्दी ख़त्म करिए, जल्दी छोड़िए, जल्दी जाइए, इस तरह का प्रेशर था। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। और एक जो बड़ी बात सबसे मैं आपसे बताने जा रहा हूँ, स्वप्रेरित था। मैंने किसी लिए गाड़ी नहीं की, मैंने किसी को चाय नाश्ता नहीं दिया, सबका दर्द था और सब लोग आए। दर्द इतना गहरा क्यों है, उसके पीछे का कारण बता दें। क्योंकि आदमी 30 साल 35 साल काम करे किसी संस्था में, जैसे आप इस संस्था में काम करें, तो आपकी अपेक्षा इसी से, दूसरे चैनल से नहीं होगा। आपको दूसरे चैनल से क्या लेना देना, आप जहाँ काम करें। तो लोगों ने कहा हमने 32 साल 30 साल सेवा दिया, चाहे वो प्राइमरी का टीचर हो, वो चाहे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, वो सड़क पर खड़ा हुआ सिपाही हो, वो गांव में सफाई करता हुआ सफाई कर्मचारी हो, वो कहते 30-35 साल दिया। और लास्ट में सरकार हमसे कह रही है कि आप 1200 रुपये ले लीजिए, और वो भी श्योर नहीं, वो 1200 800 भी हो सकता है। और ऐसे हजारों उदाहरण इस देश के अंदर हैं जहाँ पर ये दर्द है। तो वो जब परिणाम आने लगा, तो जो लोगों को लगा कि ये तो मेरे साथ बड़ा अन्याय है, और फिर वो लोग हमारे संगठन से और जुड़े, और थोड़ा सा मेरे साथ रहा कि लोग का प्यार हमारे साथ मिला, लोगों का बिलीव हमारे साथ खड़ा हुआ। और मेरे एक कॉल पर, और ये पहला प्रदर्शन नहीं, देश के कोने कोने में कई बार मैंने, किसी राज्य में हो, अभी उत्तर प्रदेश में मैंने किया था इको गार्डन में पिछले साल, वहाँ भी हिमाचल भी किया था, उत्तर प्रदेश किया, राज्यों में आता। बिलीव लोगों का रहा, संगठन पर लोगों का विश्वास है, नेतृत्व विश्वास है, और एक अपील पर वो हमारे आते हैं। और अभी एक बात और जोड़ूंगा कि सरकार अगर मेरी बात नहीं सुनती है, तो इससे भी कई गुना तैयारी है। क्या तैयारी? अब क्योंकि वो रणनीति का हिस्सा है तो हम इसको नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपसे इतना ही बता रहा हूँ कि इससे भी बड़ी तैयारी है हमारी, और वो होगा। क्योंकि और 24 का लोकसभा चुनाव है, हम सरकार की आँख नाक कान हैं, सरकार की जितनी योजनाएं आती है उसको नीचे तक पहुँचाने का काम हम ही करते हैं। और हम ही पीड़ा में हों, हम ही दर्द में हों। और पेंशन की बात करें तो सरकार की कई सैकड़ों पेंशन योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन है, वृद्धन विकलांग पेंशन, दुनिया भर, और हम ही दिलाते हैं, हम इस काम करते हैं, और हम ही को पेंशन नहीं। ये कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो हमको मना कर रहा है वो खुद देता है जी। और आप राजनेताओं की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। और मैं चाहूंगी कि आप 4-5 पॉइंट्स में हमारे दर्शकों के लिए समझाएं कि एनपीएस वर्सेस ओपीएस, क्यों ओपीएस क्यों एनपीएस। उससे पहले एक राजनीति का सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि कई लोग आए, नेता आए कल आपके प्रदर्शन में हिस्सा लेने, संजय सिंह आए और तमाम नेता आए, और साथ ही ये भी सुनाई दिया, आप इसकी पुष्टि करेंगे या नहीं, कि राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, ऐसी कोई बात है?
नहीं नहीं, देखिए मैंने तो अपने संघर्ष के मैदान में हूँ, और क्योंकि मेरा कोई पॉलिटिकल मंच तो है नहीं, हम शिक्षक कर्मचारी हैं, हम अपना संघर्ष के मंच बनाते, कोई मेरे पास आता है मैं स्वागत करता हूँ। मैं तो प्रधानमंत्री जी आते मैं स्वागत करता हूँ। आप चाहेंगे राहुल गांधी आए? मैं तो कहते कोई भी आए, क्योंकि मतलब ये सवाल इसलिए आ रहा है, सोशल मीडिया पर भी इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी पिछले दिनों हमने देखा कि अलग अलग भारत जोड़ो यात्रा रही या अलग रेलवे स्टेशन रहा, अलग अलग लोगों का समर्थन देने पहुंचे, तो लोगों को ये लग रहा था कि शायद राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। जब संजय सिंह पहुंचे, जब और नेता पहुंचे। नहीं, मैं तो कहता हूँ ना कि हमारा मंच है, स्वतंत्र मंच है, कोई भी आए, और अगर मैं संघर्ष में हूँ, मेरे साथ कोई आता है, मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। मैं तो उम्मीद करता कि इतनी बड़ी भीड़ आई, इतनी बड़ी संख्या पूरे हिंदुस्तान की आई, प्रधानमंत्री भी यहीं थे, आते और कहते क्यों भाई परेशान हो, आप मेरे कर्मचारी हो, मैं तो आपका संरक्षक हूँ, अभिभावक हमारे वो हैं, आपको क्या दर्द है बताओ, मैं कर देता हूँ। हम सब लोग वहाँ जय जयकार करते। मुझे कांग्रेस भाजपा से नहीं, मैं अपने मुद्दे के लिए लड़ रहा हूँ। ये अच्छी बात है कि क्योंकि अक्सर होता है मुद्दे में राजनीति आ जाए तो भटक भी जाता है मामला। लेकिन मुद्दे से जुड़ी बात करेंगे, ओपीएस वर्सेस एनपीएस की अगर बात कर लें, सबसे पहले ओपीएस है ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम। अब इसका फर्क जो है वो लोगों को बता दीजिए। आप चाहें तो उदाहरण दे सकते हैं कि एक ओल्ड पेंशन स्कीम वाले को क्या फायदा मिलता है, एक नए पेंशन स्कीम वाले। देखिए, हमने कहा है एनपीएस कोई पेंशन व्यवस्था नहीं है, वो स्कीम है। स्कीम क्या है कि 10% हम देंगे, 10% सरकार देगी, 24% होगा। वो सरकार तमाम कंपनियां अपना तय कर रखी है, उन कंपनियों से मेरा कोई लेना देना नहीं। वो कंपनियां पैसा लगाएंगी, फिर लास्ट में जब हम रिटायर होंगे तो उस समय शेयर मार्केट का जो भी खेल रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा बनेगा। फिर 40-60% पैसा हमको हार्ड कैश वापस कर दिया जाएगा उस समय। उसके बाद 40% जो पैसा मेरा बचेगा उसको हम किसी बीमा कंपनी से पेंशन प्लान लेंगे कि भाई ये पैसा है आप रख लो, मुझे कितनी पेंशन दो। फिर वो बीमा कंपनी हमें बताएगी मैं 1500 दे सकता हूँ, 1800 दे सकता हूँ। पैसा मैंने सरकार को दिया, काटा सरकार ने, व्यवस्था सरकार की है, हम बीमा कंपनी पास क्यों जाए। तो अब उसके बाद वो शेयर मार्केट का आप जानते हैं, मैं गाँव से हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, 1% 2% हिंदुस्तान के लोगों का शेयर मार्केट हो सकता है, लेकिन 98% हिंदुस्तान का आदमी शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं। और शेयर मार्केट में आप पैसा लगाने के एक आम आदमी कदर नहीं लगाए उसको, बल्कि सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं सरकारी निकलती है उसमें कम मिलेगा दे देगा, कि श्योर है ना, क्योंकि तो दे देगा। तो एनपीएस में एक तो श्योरिटी नहीं है, सरकार देगी कि ट्रस्ट देगा, पैसा कौन लगाएगा, कहाँ जाएगा, ये मुझे पता नहीं है। दूसरा, एक दिन अभी थोड़ा सा घटना हुआ था, कनाडा वाला मामला जो अभी भारत और कनाडा के बीच में थोड़ा सा, एक दिन के अंदर करीब 8-10 हज़ार रुपये उसका डाउन हो गया। हमारे एनपीएस भी पैसा डाउन हुआ क्योंकि शेयर मार्केट लगा हुआ। तो एनपीएस तो कोई व्यवस्था। अब मैं आता हूँ ओपीएस। ओपीएस क्या है और कोई खामी आप गिनवाना चाहेंगे इसके अलावा? वो जब हमने कहा कि वो व्यवस्था ही ठीक नहीं है, वो है ही नहीं, वो पेंशन ही नहीं है, तो फिर उस पर कोई बहुत ज़्यादा जो मैटर है वो ओपीएस है। ओपीएस में क्या था, हमने काम किया, हमने वेतन लिया, और ये जो एक चीज़ बहुत विशेष जानकारी जो तकनीकी रूप से वो जानना चाहिए, जो पेंशन भी हमको ओपीएस मिलती थी वो कोई सरकार नहीं देती थी। हमारे वेतन का कटा हुआ भाग जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये पेंडिंग वेतन है जी। जब वेतन हमारा निर्धारित होता है, वेतन आयोग आता है तो उसमें काट लिया जाता है। किसी कर्मचारी का मान ली 40,000 हो रहा है तो कहता है नहीं क्योंकि जितना जाएगा पैसा खर्चा हो, आप भी जानते हैं कि जो जिसके पास पैसा, तो वो पैसा हमारा 1% आधा % जो भी है नॉर्मली काट, वो धीरे धीरे सरकार की अपने इन्वेस्टमेंट लगाती रहती सरकार अपने बिहेव पर। वो कटे हुए भाग का ये भाग है पेंशन हमारी, इसको पेंडिंग वेतन बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो हमारा कोई ये नई मांग नहीं है, नई मांग है तो उसका मिलता है। अब वो उसमें क्या श्योर किया गया कि हम जब रिटायर होंगे तो हमारा जो वेतन हुआ वो तो वेतन कंटिन्यू चल ही रहा है। उसके बाद हमारा जीपीएफ कटता था, और आपको बता दें जीपीएफ सरकारी कर्मचारी के लिए वो रामबाण है। लड़की की शादी करना होता था, बच्चे को पढ़ाई कराना होता था, घर बनवाना होता था, तो बड़ी गुमान से कहता था मैं जीपीएफ में पैसा है बेटी, तुम्हारा पीला हाथ करूँगा, शादी अच्छे से करूँगा, क्योंकि जीपीएफ मेरे पास पैसा है। एक स्टोर रहता था, वो जीपीएफ व्यवस्था बंद कर दी गई, एनपीएस व्यवस्था में सीओटी बंद कर दी गई, और कोई मत नहीं। तो अब उसके बाद क्या हुआ, जब हम रिटायर होंगे तो हमारे जो लास्ट वेतन होगा, लास्ट सैलरी का लगभग 50%, तो मैं मान लीजिए कि एक छोटा कर्मचारी 40,000 रुपये, हाँ आधी 40,000 रिटायर हुआ तो वो मान लेता था कि 19,000, 18,000, 20,000 लगभग उसको मिल जाती थी। तो कम से कम पूरी ज़िंदगी उसने कमाया है, अपने बच्चों को परिवार को दिया है, तो लास्ट में एक आदमी व्यक्ति, अच्छा उस समय ज़रूरत पड़ती है,
स्वास्थ्य खराब हुआ, लड़की की शादी करना है, तो वो कम से कम किसी के बार हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। वो अपने उसी पेंशन से, और आप घरों में जाकर किसी घर में देख लीजिए जिनको पेंशन मिल रही, उनके घर में उसका सम्मान बहुत है, और वो पूरी ज़िंदगी परिवार को पाला है, उस पेंशन के नाते उसका सम्मान होता है। ये घरों में, हजारों घरों में, और जिन दिन पेंशन 1 तारीख को आती है उसकी विशेष खैर खर्दम किया जाता है कि बाबा चलो बैंक चलना है। तो सोचो, सम्मान और स्वाभिमान, और माननीय प्रधानमंत्री कहते आत्मनिर्भर, ये पेंशन बुढ़ापे की आत्मनिर्भरता थी जिसको भारत सरकार ने छीना, राज्यों के लोगों ने छीना, और उससे सम्मान मिला। एक बात जो इकोनॉमिकल थोड़ा सा बताएंगे, मैं उत्तराखंड गया, वहाँ पर बहुत सारे सैनिक लोग होते हैं, जिस मोहल्ले में सैनिक लोग ज़्यादा रहते हैं वहाँ का व्यापारी कहता है मेरी मार्केट बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा जब होगा तभी पैसा सर्कुलेट होगा। अब मेरे पास अगर पैसा नहीं रहे बुढ़ापे में तो मैं खर्च कैसे करूँगा। और इकोनॉमिक थोड़ी बहुत मेरी समझे, जितना मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा उतना इकोनॉमिक डेवलप होगी। सामान्य तौर से मैं जानता हूँ, बड़ी विशेषज्ञ नहीं हूँ मैं, बहुत सारे लोग विशेषज्ञ हैं। तो पेंशन देने से समृद्धि आएगी, पेंशन देने से संस्कार जो हमारे देश का बना हुआ वो बना रहेगा। बचपन में हम बूढ़े माँ बाप को हमको पालते हैं, बचपन में माँ बाप हमको पालते हैं, बूढ़े में हम उन्हें पालते हैं। और जब मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, उन पर पैसा खर्चा कर रहा हूँ दवाओं पर, उनके स्वास्थ्य पर, तो मैं क्या कह दूँ, ये भार है मेरे ऊपर? नो, मेरी लायबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे सरकार की जिम्मेदारी है, जिन्होंने काम किया उनकी लायबिलिटी बनती है वो अपने करें। एक सवाल अर्धसैनिक बलों से भी जुड़ा हम पूछ ले, क्योंकि इसको लेकर भी काफी चर्चा थी कि उन्हें भी पेंशन नहीं मिलती थी, लेकिन हाल ही में एक फैसला आया दिल्ली हाई कोर्ट का, उस पर आप अगर बताएं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अगर इस देश के राजनेता पेंशन ले सकते हैं तो इस देश का अर्धसैनिक बल क्यों नहीं ले सकता। हम तो कहते हैं सबसे पहले उसको चाहिए, सबसे पहले चाहिए, देश के लिए जान देता है, मतलब सर्वोच्च बलिदान देता है। किसी का जिस उम्र में वहाँ नौकरी करते होते हैं, उस दुर्भाग्यपूर्ण ना हो, ऐसी घटना हो जाती है तो एक जवान हमारी मात शक्ति विधवा हो जाती है। एक अपनी आँख के सामने माँ बेटे को जाती हुई देखती है। एक छोटा सा बच्चा जो अपने पापा का इंतजार कर रहा है, वो सोचता है मेरे पापा कब आएंगे। वो व्यक्ति देश के लिए कुर्बानी दे रहा है, और जिसकी चैन से हम लोग घर में सोते हैं, उसको पेंशन जैसी व्यवस्था से वंचित करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम तो कहते हैं अभी तक सेना में दिया, इस सरकार की नीति बहुत ही खराब इस मामले में। अब क्या किया उन्होंने, सेना को भी बंद करने, डायरेक्ट नहीं बंद किया, अब उन्होंने अग्निवीर ला दिया। मतलब अब अग्निवीर जो है वो न ओपीएस में है न एनपीएस में है, 4 साल की नौकरी, क्या होगा। तो अब सरकार की सेना को भी वंचित कर दिया, अर्धसैनिक बल कर दिया। और अर्धसैनिक बल का मेरे पास रोज 2-4 फोन आते हैं, रोज देश भर से। मैं आरसंग बॉर्डर बोल रहा हूँ, काश्मीर विजय बंधु बोल रहे हैं, हाँ बोल रहा हूँ। सर मेरा क्या होगा, कैसे होगा। मैं सोचता हूँ कभी एमपीएस के बारे में 800 रुपये जब मिलेगा तो मैं अपने गांव जाऊँगा, अपने बच्चों की शिक्षा कैसे दिलाऊंगा, माँ बाप को अगर चश्मे लाना है, दवा लाना कैसे लाएंगे, बहुत बड़ा। मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ, राष्ट्रवाद की बात बहुत होती है, सेना के सर्वोच्च बलिदान पर आप बहुत भाषण देते हैं, एक काम कर दीजिए, हमारा 2 दिन बाद करिए, लेकिन इस देश के अर्धसैनिक बलों तत्काल पेंशन बहाल करिए। मतलब आपने क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, अगर सीधे सीधे एक मैसेज आप देना चाहें तो इस न्यूज़ तक के कैमरे के जरिए क्या कहेंगे? मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से बड़ी विनम्रता से कहता हूं, उन्होंने इस देश में तमाम बड़े फैसले लिए हैं। एक फैसला है, इस देश के नौजवानों के पक्ष में लीजिए और पुरानी पेंशन बहाल करिए, हमारी बुढ़ापे की लाठी दीजिए। हम तो कहते हैं आप लेते हैं, आप भी रिटायर होने के बाद पेंशन लेंगे, तो हमें आप क्यों वंचित करते हैं। बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से कि पुरानी पेंशन बहाल करें। जी, और क्योंकि हमने कांग्रेस का जिक्र इसलिए किया, राहुल गांधी का जिक्र इसलिए किया, और 2024 का चुनाव भी है, उसके मद्देनजर कल जब आपका प्रदर्शन हुआ, कई सारे ट्वीट्स आए सोशल मीडिया पर, हमें कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, समर्थन किया, आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आया, तमाम अलग अलग राज्यों की रीजनल पार्टीज है उनका भी सपोर्ट आया। राहुल गांधी का जिक्र इसलिए क्योंकि कांग्रेस की कई सरकारें हैं जहां पर ये लागू हुई है, ओल्ड पेंशन स्कीम, हिमाचल के लिए, हालांकि वहां से भी लोग आए हैं आपका समर्थन करने, लेकिन उम्मीदें बंध जाती हैं कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, जब उनकी सरकारें ये लागू कर देती हैं। क्योंकि कई एक जगह मैंने पढ़ा, आपकी रैली में कोई आया होगा, किसी ने पार्ट लिया होगा, उन्होंने कहा कि जो भी ओपीएस लाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम लाएगा, हम उसका समर्थन करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए हम मुद्दों की बात करते हैं, हमारा मुद्दा पुरानी पेंशन है, और निश्चित रूप से कांग्रेस अपने शासित राज्यों में, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिमाचल हो, इन राज्यों में उन्होंने पेंशन बहाल की है। और
हिमाचल चुनाव भी आपने अगर ढंग से देखा होगा तो निश्चित रूप से जानकारी होगी कि ये मुद्दा सबसे प्रबल था हिमाचल में भी, और वहाँ सरकार ने वादा किया और सरकार ने वादा किया। आज आपको मैं बताऊँ जानकारी के लिए कि एक व्यक्ति 18 में रिटायर हुआ, एनपीएस में था, क्योंकि हिमाचल तब 18 में एनपीएस में था, उसको 26 रुपये पेंशन मिलती थी। अभी ओल्ड पेंशन के अंदर आया, ओल्ड पेंशन के अंदर आने के बाद उसका लगभग 32,000 पेंशन बनी प्लस डीए, क्योंकि एनपीएस में डीए भी नहीं, और डीए लगभग 40,000 के आसपास। उन लोगों ने फ़ोन किया कि थैंक आपको, हमने सुना था भगवानों का नाम, लेकिन क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं 26 से 40,000 आया। आपको और आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो, और एक खास बात मैं हिमाचल की बात बताऊँ, हिमाचल में 2023 से पेंशन पुरानी लागू हुई, लेकिन नहीं, बहुत सारी जानकारी 2003 में पेंशन बंद हुई थी हिमाचल। हमने मुख्यमंत्री जी से, हमारी टीम ने मुख्यमंत्री जी से 2003 से लागू कराया, मतलब 20 साल पहले जो योजना बंद की, उस डेट जब से बंद हुई तब से स्टार्ट कराया। तो बहुत सारे लोगों को पीछे भी जो हैं उनको भी पेंशन का लाभ मिल रहा है। ये हम सबका प्रयास रहा। अभी आपने कांग्रेस चर्चा किया, तो हम कहीं अगर कांग्रेस हमारे मुद्दे को रखती है या कोई पार्टी हमारे मुद्दे को रखती है तो हमें उसको थैंक यू बोलता हूँ। मैं तो सरकार से भी कहता हूँ कि आप मेरी बात कर दो, मैं आपको थैंक यू बोलने तैयार हूँ। क्योंकि कल हमने देखा बहुत भारी भीड़ आई, लोगों को, जैसे हमने शुरुआत में कहा कि तकाजा भी नहीं था इस बात का, और विपक्षी पार्टी ऐसे में जुड़ती हैं। आपको लगता है चुनावी लाभ भी कहीं ना कहीं वो देखते हुए जुड़ती हैं? नहीं, वो तो स्वाभाविक है, उनका अपना लाभ दिख रहा हो तो जुड़ेंगी। लेकिन मैं आपकी कल रैली की बात बताऊँ, कुछ रैली में मैंने कुर्सी नहीं दी थी, मैंने जगह भी नहीं दे पाया, मैं सुविधा भी कोई नहीं दे पाया। लेकिन आप बताएं, रामलीला में पानी भर दिया गया 2 दिन पहले, उस पानी में लोग जूते और चप्पल और कपड़े पहने खड़े रहे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, तपती दोपहरिया है, धूप थी, लेकिन लोग डिगे नहीं। इसका मतलब उनका डिवोशन कितना बड़ा है, उनका कमिटमेंट कितना बड़ा है कि हमें कुछ भी करना पड़े, हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। और कल तमाम विपरीत परिस्थितियों में तो धन्यवाद देना चाहता हूं सारे अपने साथियों को कि उन लोगों ने जिस तरह का कमिटमेंट दिखाया, मेरा भी कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ा कि लोग हमारे साथ खड़े हैं, उस मुद्दे को हम जीतेंगे, 110% जीतेंगे। लोकसभा चुनाव जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, निश्चित रूप से आपके स्टूडियो में मैं कह के जा रहा हूँ कि 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा पुरानी पेंशन। इसको कोई रोक नहीं सकता। राजनेता कहता है कितने कर्मचारी हैं, हमसे मिलते हैं हमारे सामने, कहते हैं क्या कर लोगे, कितने कर्मचारी हैं। मैं उस बात को इसलिए कहता हूँ, मैं हूँ तो बहुत, लेकिन काम का हूँ। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, ये मोबाइल है, इसमें बहुत सारा फंक्शन एक्शन है, बहुत सारा वर्किंग है, लेकिन इसमें एक बहुत छोटा सा सिम है। अगर हम इसको निकाल लेंगे तो पूरी व्यवस्था खराब हो जाए। हम इस व्यवस्था के, हम वो सिम हैं जिस संचालित करता है। लास्ट आपसे बात इस पॉइंट पे कहता हूँ कि व्यवस्थापिका हमारे यहाँ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका को मिलेगा, न्यायपालिका को पेंशन मिलेगी, सिर्फ कार्यपालिका को नहीं मिलेगी, जो इम्प्लीमेंट करता है। क्यों भाई? अच्छा विजय जी, एक सवाल और कि मोदी सरकार है, उनसे आपने खास अपील भी की, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि सरकार इसे लागू नहीं कर रही, ओपीएस को दोबारा जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रही? देखिए, सबसे पहली बात तो जो वर्तमान सरकार है वो जैसे शिक्षक कर्मचारी विरोधी सरकार है, उसकी जो नीति है, उसकी जो सोच है, हम शिक्षकों कर्मचारी के विरोध में ऐसी बनती। क्योंकि 2003 में हमारी 4 में पेंशन बंद हुई, फिर आज सारी संस्थाएं सरकारी जितनी हैं, जितने पद हैं, सब खत्म किए जा रहे हैं। ये